वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज़। हमने पॉलिनॉमियल्स पे थोड़ा सा डिस्कशन किया है, उसको आगे बढ़ाएंगे इस लेक्चर में। पॉलिनॉमियल्स हमने डिफ़ाइन किए, एक नॉन एग्जाम्पल देखा, और पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा अलजेब्रा देखा पॉलिनॉमियल्स का, इन द सेंस कि दो पॉलिनॉमियल्स अगर दिए हैं तो हमने देखा कि उन्हें अगर ऐड किया जाए तो भी एक पॉलिनॉमियल मिलता है, सब्ट्रैक्ट किया जाए तो भी एक पॉलिनॉमियल मिलता है, और मल्टीप्लाई किया जाए तो भी एक पॉलिनॉमियल मिलता है। ऑलराइट, और एक चीज़ मैं रिकॉल कर दूँ, ज़ीरो पॉलिनॉमियल कुछ नहीं है। द कांस्टेंट फंक्शन ज़ीरो को हम ज़ीरो पॉलिनॉमियल बोलते हैं। वो फंक्शन जो हमेशा ज़ीरो लेता है वैल्यू, फ्रॉम रियल्स टू रियल्स डिफाइंड है, उसको हम ज़ीरो पॉलिनॉमियल बोलते हैं। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन एक पॉलिनॉमियल होता है, देयरफॉर ज़ीरो फंक्शन, द कांस्टेंट फंक्शन ज़ीरो भी एक पॉलिनॉमियल है, उसे हम ज़ीरो पॉलिनॉमियल बोलते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। उसका एक स्पेशल केस ये है, और दिस इज़ रियली द मेन, दिस इज़ द हार्ट ऑफ द मैटर। तो हम क्या बोल रहे हैं कि क्या ज़ीरो पॉलिनॉमियल को लिखने का कोई नॉन ट्रिवियल तरीका है? ये प्रश्न है, ये थोड़ा हवाई प्रश्न है, पर फिर भी क्या बोला जा रहा है कि क्या ये संभव है कि मान लें किसी ने ये लिख के दिया और वो क्लेम कर रहा है कि दिस ऑलवेज टेक्स द वैल्यू ज़ीरो। ये जो एक्सप्रेशन है हर एक्स के लिए ये ज़ीरो लेता हो। क्लियरली ये संभव नहीं है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे ही ये ज़ीरो नहीं ले रहा है। पर ठीक है, एक बार इसको हटा दें, यहाँ पे ज़ीरो लिखते हैं, यानी कि लेट से ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। कोई क्लेम कर रहा है कि ये हमेशा ये चीज़ ज़ीरो वैल्यू ले रही है। क्या ये संभव है? थोड़ा सोचेंगे तो मिलेगा कि नहीं, ये संभव नहीं है, एंड सो ऑन। उसी चीज़ को हम जनरल में बोलना चाहते हैं कि ज़ीरो पॉलिनॉमियल को लिखने का एसेंशियली एक ही तरीका है। ओके, सो सपोज वी हैव अ पॉलिनॉमियल। अगर हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है तो बाय डेफिनेशन एक ऐसा नॉन नेगेटिव इंटीजर n होगा और कुछ रियल नंबर्स होंगे a0 अप टू an, such that fx takes this value for all x, right, by definition of a polynomial. अब हम कह रहे हैं कि if f is the zero polynomial, अगर f ज़ीरो पॉलिनॉमियल है यानी हमेशा ज़ीरो ही लेता है एज आउटपुट, यानी कोई भी इनपुट पे वो आउटपुट ज़ीरो ही देता है, तो ये जो सारे ये जो नंबर्स थे यहाँ पे a0 अप टू an, ये सब के सब ज़ीरो होने पड़ेंगे। तो जो इस बात का सारांश है वो ये है कि ज़ीरो पॉलिनॉमियल को लिखने का एक ही तरीका है एसेंशियली। ओके, सो इसको प्रूव करना है, और इस तरह की ये जो रीजनिंग है जो हम इसमें करने जा रहे हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में थोड़ी सी देखी थी। ठीक है, जब हम प्रूव कर रहे थे कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एक पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं है। ओके, तो सो वी मे अस्यूम, और रादर if n is equal to 0, suppose n is equal to 0, then fill in the blanks. n is equal to 0 में क्या है कि fx is equal to a0 for all x, right? fx a constant, f is a constant function. Sorry, fx is not a function again, f is a function. तो then fx is a0 for all x. ठीक है, at the same time हम ये भी कह रहे हैं कि fx is 0 for all x, यानी कि a0 is 0, और ये बात प्रूव हो गई। अगर n is equal to 0 then it's trivial, so may assume n is at least 1। हम ऐसा मान सकते हैं कि n at least 1 है, क्योंकि अगर n 1 से छोटा है तो we are done। ठीक है, ओके ग्रेट। एंड फर्दर an is नॉन ज़ीरो। अब ये बात समझने वाली है, जो पिछले लेक्चर में भी ये बात हमने इस बारे में कुछ बताया था। अगर an ज़ीरो है तो उसे लिख ही क्यों रहे हैं? वो तो हो ही गया, मतलब उसका तो लिखने का फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। अगर ये लाइन से सभी ज़ीरो हो गए देन वी आर डन, तो कम से कम एक तो नॉन ज़ीरो मान के चल ही सकते हैं, राइट? तो जो सबसे यहाँ से स्कैन करते जाएँ, जो सबसे पहले नॉन ज़ीरो एंट्री या नॉन ज़ीरो ए आई मिले, उसी आई को एन बोल दें, बेसिकली ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मे अस्यूम ए एन इज़ नॉन ज़ीरो, राइट? ओके, आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। एंड नाउ वी हैव एफ एक्स इज़, इसको उल्टा लिख लेता हूँ, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो। ठीक है, दिस इज फॉर ऑल एक्स, विच इम्प्लाइज
So this is for all real numbers x, but this implies that fx is equal to x to the power n times an प्लस, या इसको ऐसे लिखना बेहतर है कि an माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस an माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट. बट ये हर x के लिए नहीं है, ये सारे नॉन ज़ीरो x के लिए है. दिस इज फॉर ऑल x विच आर नॉन ज़ीरो. क्लियरली x को ज़ीरो डालेंगे तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा. ओके, तो ये हम लिख सकते हैं फॉर ऑल नॉन ज़ीरो x. बट फिर से वही बात कि अगर x बहुत बड़ा है तो ये सब बहुत छोटे हैं, ये सब मिला करके इनकी कोई अहमियत नहीं है. और क्योंकि हमने माना कि an नॉन ज़ीरो है, एक बार के लिए समझने के लिए मान लें an इज़ 1, ये बहुत छोटा है, लेट से हाफ से छोटा हो गया, टोटल मिला करके जो इसका मैग्नीट्यूड है हाफ से छोटा हो गया एक बार, तो हमें उससे क्या पता चला कि ये फिर पूरी चीज़ ज़ीरो नहीं हो सकती. राइट, ये तो हाफ के अराउंड कुछ है, हाफ से थोड़ा बड़ा है. फॉर वेरी बिग एक्स, उसमें हम एक बहुत बड़ी क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा. राइट, सो दैट्स द रीजनिंग जो मैं लिखना नहीं चाहता. तो अगर n ज़ीरो था देन वी वर क्लियर. अगर n ज़ीरो नहीं है, एक बार ये तो मान ही सकते हैं कि कम से कम इनमें से कोई एक नॉन ज़ीरो है, क्योंकि ये सारे ही अगर ज़ीरो हो गए तब तो कुछ करना ही नहीं है, देन वी आर ऑलरेडी डन. तो इनमें से मान लिया कम से कम एक नॉन ज़ीरो है. उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो लास्ट वाला है वो नॉन ज़ीरो है, क्योंकि लास्ट वाला अगर ज़ीरो तो वो लास्ट वाला है ही नहीं. ठीक है, तो लास्ट वाला नॉन ज़ीरो है. और फिर ये रीजनिंग कि हमने x टू द पावर n को बाहर निकाल लिया, जिससे कि ये दिख गया कि जो बाकी के ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पे महानुभाव, इनकी कोई अहमियत नहीं है फॉर वेरी बिग एक्स. ठीक है, तो आई होप ये रीजनिंग क्लियर हो गई. ज़ीरो पॉलिनोमियल को लिखने का एसेंशियली एक ही तरीका है. दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल. ऑलराइट, अब आगे बढ़ने से पहले फिर से इसी चीज़ को एक रीइटरेशन कर रहा हूँ जो अभी मैंने इस रीजनिंग में किया, कि अगर मेरे पास एक नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल है तो ऐसा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर n होगा और रियल नंबर्स a0 अप टू n होंगे, सच दैट fx तो इस तरह से दिखता ही है फॉर ऑल x, बट ये लास्ट वाला नॉन ज़ीरो है. क्योंकि अगर लास्ट वाला नॉन ज़ीरो नहीं है, यानी कि अगर लास्ट वाला ज़ीरो है तो वो लास्ट वाला है ही नहीं बेसिकली. क्योंकि f एक नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल है, कम से कम एक को तो नॉन ज़ीरो होना पड़ेगा. इनमें से सभी के सब ज़ीरो हो गए तो f तो ज़ीरो पॉलिनोमियल बन जाएगा. कम से कम एक नॉन ज़ीरो है और इसलिए हम लास्ट वाले को नॉन ज़ीरो मान सकते हैं. ओके ग्रेट, अब आगे बढ़ते हैं. तो फाइनली यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, ऐसे शायद लिटरेचर में इस नाम से नहीं मिलेगा, ये नाम मैंने रख दिया है पर उचित नाम है. प्रश्न है कि क्या एक ही पॉलिनोमियल के दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हो सकते हैं. अभी हमने देखा कि ज़ीरो पॉलिनोमियल के दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस नहीं हो सकते. क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल है जिसके दो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं. तो मैं क्या पूछ रहा हूँ कि क्या ये संभव है कि एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं डिफाइन किया किसी ने ऐसे, ये एक पॉलिनोमियल है, किसी ने दूसरा एक पॉलिनोमियल डिफाइन किया है इस तरीके से, कुछ भी लिख दिया मैंने. क्या ये संभव है कि एफ एक्स और जी एक्स आर इक्वल फॉर ऑल एक्स? इज इट पॉसिबल कि एक्चुअली एफ एंड जी आर द सेम फंक्शंस? क्या दो डिफरेंट पॉलिनोमियल्स सेम फंक्शन दे सकते हैं, ये प्रश्न है. तो उसको मैंने यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम का नाम दिया है. यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम क्या बोल रहा है कि सपोज मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है एफ और मेरे पास उसके दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं, यानी कि मेरे पास एक लिस्ट ऑफ रियल नंबर्स है वेयर m इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, और एक दूसरी लिस्ट ऑफ रियल नंबर्स है वेयर n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, सच दैट ये जो लास्ट वाले हैं ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं, am इज़ नॉन ज़ीरो एंड bn इज़ नॉन ज़ीरो, एंड सच दैट एफ एक्स ये इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है फॉर ऑल एक्स. तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया एफ का और ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन हो गया एफ का. सो देन वी क्लेम कि देन m इज़ n और ये एक्चुअली टर्म बाय टर्म बराबर हैं, तो वो जो दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है ही नहीं, वो सेम है. ठीक है, तो एक कोई भी मेरे पास
पॉलिनोमियल के अगर इसको नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल लिख देते हैं क्योंकि ज़ीरो पॉलिनोमियल की तो बात हो चुकी है. लेट दिस बी अ नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल. अगर ये नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल है तो ऐसे a0 अप टू am मिलेंगे जिसमें am नॉन ज़ीरो है और fx सेटिस्फाइज दिस. ठीक है, ये पिछला ही स्लाइड का जो नोट था वो एग्जैक्टली यही था कि कोई भी नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल है देन वी कैन फाइंड रियल नंबर्स ऑफ दिस सॉर्ट विद दिस कंडीशन सच दैट fx इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी फॉर ऑल x. ठीक है, अब कोई बोल रहा है कि मेरे पास ऐसी दो लिस्ट्स हैं, एक लिस्ट तो ये है ही, एक और किसी ने प्रोड्यूस कर दी. तो हम कह रहे हैं एक्चुअली वो दूसरी लिस्ट नहीं है, वो सेम ही लिस्ट है. ये है यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम और इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं. थ्योरम का कंटेंट समझना बहुत ज़रूरी है. थ्योरम समझे बिना प्रूफ पे जाने की कोई वैल्यू नहीं है. एक बार थ्योरम समझ लें क्या बोल रहा है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसे अप्रिशिएट करना ज़रूरी है. और राइट, तो हम इसको प्रूव कर रहे हैं. बहुत ही सरल प्रूफ है. तो लेट g and h be two functions defined this way. G is this and h be defined as that. तो ये f को ही दो तरीके से लिखा है. ये भी f ही है और मतलब सॉरी ये fx है और ये भी fx है. तो g भी f है और h भी f है. तो ये थोड़ा सा विचित्र लग रहा होगा देखने में. मैम g और f एक ही फंक्शन है, राइट? क्योंकि क्या हमें दिया क्या हुआ है कि fx इज़ दिस थिंग फॉर ऑल x, और हमने बस इस चीज़ को एक बार gx बोल दिया और इस चीज़ को hx बोल दिया. g भी f है और h भी f है. कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? सो देयरफॉर g भी एक पॉलिनोमियल है, h भी एक पॉलिनोमियल है, तो देन g माइनस h इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल एंड इन फैक्ट इट इज़ द ज़ीरो पॉलिनोमियल क्योंकि g और h तो सेम ही फंक्शंस हैं, राइट? बट नाउ नोट, अगर m और n बराबर नहीं है तो g माइनस h ज़ीरो पॉलिनोमियल नहीं है, राइट? लेट्स से m इज़ 2 एंड n इज़ 3. जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला जो टर्म है जो n इक्वल्स 3 के करस्पॉन्डिंग है वो तो कैंसिल होगा नहीं. एक उदाहरण ले लेते हैं साइड में कि मेरे पास मान लीजिए दिस वाज gx. थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ. एक एग्जाम्पल ये हो गया, मान लेते हैं दिस वाज gx और समथिंग 4x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 13. लेट्स दिस इज hx. इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़ीरो पॉलिनोमियल तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि 4x क्यूब तो आ ही जाएगा, रादर माइनस 4x क्यूब, वो डिपेंड आप किसको पहले लिख रहे हैं. तो ये जो टर्म है ये तो कहीं जाएगा नहीं. और ज़ीरो पॉलिनोमियल अगर वो होता तो दैट वुड मीन 4 इज इक्वल टू 0, राइट? यही हमने देखा था. ज़ीरो पॉलिनोमियल का तो यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है. तो अगर m और n डिफरेंट हैं तो ये ज़ीरो पॉलिनोमियल तो हो ही नहीं सकता, पर ये तो ज़ीरो पॉलिनोमियल है, तो m और n तो सेम होने पड़ेंगे. ये रीजनिंग समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सो दस m इज इक्वल टू n एंड सिंस नाउ once we see that m is equal to n, we also see that g minus h is nothing but this expression. But again, this is the zero polynomial. उसका एक representation यहाँ पे है, पर zero polynomial का तो एक ही representation होता है, which means ये सारे के सारे zero हैं. ar minus br is zero for all r, which means ar is equal to br for all r, और exactly वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. So this implies, since this is a zero polynomial, this implies by unique representation of the zero polynomial that ar is equal to br for all r. For all r going from 0 to n. So that's it. एकदम डिटेल में प्रूफ नहीं लिख रहा हूँ, बट मैंने रीजनिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी है. अगर ये समझ में ना आए रीजनिंग तो इस पर थोड़ा फाइट करें. वन वे टू अंडरस्टैंड एनी आर्ग्यूमेंट इज़ कि m की जगह कुछ वैल्यू डाल दें, m को 2 रख दें, n को 3 रख दें. कुछ आप स्पेशल नंबर्स भी चूज़ कर सकते हैं कि a0 की कोई वैल्यू ले लें, a1 की कुछ वैल्यू ले लें, तो fx, फिर सिचुएशन एकदम कॉन्क्रीट हो जाएगी और उसमें फिर पूरी रीजनिंग जो हमने बोली उसको रन करें. ये एक तरीका है चीज़ों को समझने का.
अगर सिंबल्स में समझ में ना आ रहा हो इमीडिएटली। ठीक है, तो इतना ही बताना था मुझे यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, और इसके बाद हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें अब करनी शुरू कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर से। So with that, I want to end this. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.